तो दोस्तों आज अपन शुरू करते हैं अधिकार वाला टॉपिक जो पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अधिकार दोस्तों वैसे अपन को पता है कि अधिकार बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, फिर आता है शिक्षा का अधिकार, फिर आता है राजनीतिक अधिकार, फिर आता है नागरिकता अधिकार, फिर आता है सांस्कृतिक अधिकार, फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे अधिकार आते हैं, तो अधिकारों के बारे में अपन शुरू से पढ़ते हैं। तो दोस्तों अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में वह सब पढ़ेंगे, संविधान कौन से अनुच्छेदों में संविधान का उल्लेख किया गया है, अधिकारों का उल्लेख किया गया है, उन सभी चीज़ों के बारे में अपन आज क्या करेंगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो अनुच्छेद आता है अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में उल्लेख है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किनका उल्लेख है, अधिकारों का उल्लेख है। तो इसके बाद में शुरू करते हैं अपन अधिकार के आखिर में अधिकार होते क्या हैं। तो दोस्तों इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए अधिकारों की जरूरत पड़ती है। इन अधिकारों के बिना कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। यानी कि संसार में जितने भी लोग हैं उनको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, उनको पड़ती है अधिकारों की। यानी कि कोई भी व्यक्ति अधिकार के बिना अपना विकास नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ प्रतिभा छिपी होती है, यानी कि समाज में या राज्य में या किसी देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई प्रतिभा ऐसी छिपी रहती है जिनका विकास के बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि उन प्रतिभाओं का जब तक उसका विकास नहीं होगा तो वह प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ सकती, केवल वो छिपी रहती हैं। व्यक्ति उन सुविधाओं और अवसरों की मांग करता है जिनके माध्यम से वो अपना क्या कर सके, विकास कर सके। यानी कि कोई भी व्यक्ति उन सुविधाओं और अवसरों की मांग करता है किनसे, या तो अपने समाज से करेगा या अपने राज्य से करेगा जिनके द्वारा वो अपना विकास कर सकता है। पर एक विवेकशील प्राणी होने के नाते वह यह जानता है जिससे कि उसे इन अवसरों या सुविधाओं की आवश्यकता है, वैसे अन्य मनुष्यों को भी वो सुविधाएं क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जैसे कि जो विवेकशील प्राणी होता है वह जानता है कि अपन को जिस प्रकार अवसरों व सुविधाओं की आवश्यकता होती है वैसे ही अन्य मनुष्यों को भी अवसरों व सुविधाओं की आवश्यकता होती है। और जो अवसर व समानता अपन को मिली हुई है वही अवसर व सुविधाएं व समानता दूसरों व्यक्ति को भी मिलनी चाहिए। इसके बाद में आता है फलस्वरूप कुछ मांगों को समाज व राज्य के द्वारा संरक्षण मिल जाता है। यानी कि जो मान लो कोई एक्स मांग है, अभी एक्स मांग को समाज व राज्य के सामने रखा जाता है, वह समाज उस मांग को वेरीफाइड यानी मान्य कर लेता है। क्या कर ले, मान्य कर ले, तो वही चीज़ क्या बन जाती है, वही चीज़ अधिकार बन जाती है। वही चीज़ किसका रूप ले लेती है, वही चीज़ अधिकार का रूप ले लेती हैं और वह क्या बन जाता है, अधिकार के रूप में बदल जाता है। आमतौर पर एक व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकारों की आवश्यकता होती है। यानी कि समाज में या किसी राज्य में रहने वाले एक आम व्यक्ति को किन अधिकारों की आवश्यकता होती है, तो उनमें जो पहला अधिकार आता है वो आता है मतदान का अधिकार, फिर दूसरा आता है धर्म पालन का अधिकार, तीसरा आता है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार यानी कि कोई व्यक्ति की सोचने समझने बोलने की इन चीज़ों का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, मौलिक अधिकार व मानव अधिकार।
जो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था उसे अभी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि संपत्ति किसी एक व्यक्ति में अर्जित नहीं रह सकती, यानी कि संपत्ति पे सभी का हक होता है, संपत्ति किसी एक का अधिकार नहीं होती। तो ऐसे करके क्या कर दिया है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब आता है अधिकार की परिभाषाएं। अपन ने अभी तक जो पढ़ा हुआ है अधिकार का केवल परिचय मात्र था। अब आता है परिभाषाएं। तो इनमें एक वैज्ञानिक आता है लॉस कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारण रूप से कोई व्यक्ति का सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। यानी कि अधिकार समाज की क्या है, दो परिस्थितियां हैं, एक तो एक्स और वाई, एक वाई, जिनके बिना साधारण रूप से कोई भी व्यक्ति का सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। जिसके बाद में आता है बेन और पीटर्स। अधिकारों की स्थापना एक सुस्थापित नियम द्वारा होती है। यानी कि जो अधिकारों की स्थापना या अधिकार लागू करते हैं वह एक सुव्यवस्थित नियम द्वारा होता है। वह नियम चाहे कानून बनाए या फिर कोई परंपराएं बनाए, यानी कि कोई नियम या तो कानून पर आधारित हो या फिर अपनी परंपराओं पर आधारित हो। इसके बाद में आता है होब्स। अब होब्स व्यक्ति की इच्छाओं को संतुष्ट करने वाली शक्ति क्या कहलाती है, तो किसी व्यक्ति को संतुष्ट करने वाली शक्ति क्या कहलाती है, उस व्यक्ति का अधिकार कहलाती है। ठीक, इसके बाद में आता है बेहतम। अधिकार राज्य द्वारा मान्य दावे, यानी अधिकार क्या होते हैं, अधिकार किसी राज्य के द्वारा वह मान्य दावे होते हैं जिनको अधिकार कहा जाता है। इसके बाद में आता है कि अधिकारों की प्रकृति और विशेषता। अधिकारों की क्या सीमाएं होती है, अधिकारों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो अधिकार मनुष्य के ऐसे दावे हैं जो जस्टिफाइड यानी क्या हो, मान्य हो, जस्टिफाइड यानी मान्य होना चाहिए। इसके बाद में आता है कि जो समाज और कानून की नज़र में क्या होना चाहिए, सही हो, यानी जो मनुष्य के ऐसे दावे यानी जो मांग है या अपने हित की बातें वो क्या होनी चाहिए, समाज और कानून की नज़र में क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। उसे समाज जो राज्य या सरकार या समाज किस में बदल देता है, उसे राज्य व सरकार कानून अधिकार में बदल देता है। अधिकारों का स्वरूप समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। यानी कि जो अधिकारों का रूप है वह किन में बदलता है, एक तो समय के साथ बदल जाता है, एक परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है। इसका उदाहरण है पहले संपत्ति का अधिकार। जैसे पहले क्या था कि हर व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार था, पर अब संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया है। हटाने का कारण क्या है कि समय और परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि किसी एक व्यक्ति में संपत्ति का अधिकार नहीं रख सकते। इसके बाद में आता है अधिकारों की श्रेणियाँ, यानी अधिकारों को कितनी श्रेणियों में रखा गया है, तो अधिकारों को 2 श्रेणियों में रखा गया है। पहली एक तो सकारात्मक श्रेणी, दूसरी आती है नकारात्मक श्रेणी। तो फर्स्ट में जो नकारात्मक आती है वो तो आती है शिक्षा, और जो सकारात्मक अधिकार आता है वो आता है निःशुल्क शिक्षा। अब कैसे, जैसे कि नकारात्मक में भी मिलती तो शिक्षा है, पर उसके लिए अपन को क्या देना पड़ता है, उसके लिए अपन को धन देना पड़ता है, यानी अपने अधिकार के लिए भी अपन को कुछ चुकाना पड़ रहा है। पर यहाँ निःशुल्क यानी कि अपने अधिकार के लिए अपन को कुछ नहीं चुकाना पड़ रहा, और वह कौन सा अधिकार है, वह है सकारात्मक अधिकार। तो ऐसे अधिकारों के भी 2 प्रकार होते हैं, एक जो सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक। नकारात्मक शिक्षा के लिए अपन को धन की आवश्यकता होती है, पर जो सकारात्मक अधिकार होता है उसमें अपन को निःशुल्क शिक्षा मिलती है। इसके बाद में आता है कर्तव्य और अधिकार, यानी अधिकार और कर्तव्य के बीच में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। राज्य में हमें जो अधिकार मिले हैं उनके बदले में हमें हम क्या करते हैं, ऋण चुकाते हैं, और वो जो ऋण चुकाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कर्तव्य होते हैं। व्यक्ति को अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो उसका कर्तव्य है उसको पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं करना चाहिए। इसके बाद में तो उग्रवाद, धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद की वजह से विभिन्न देशों में कुछ खास समुदायों के अधिकारों का हनन होता है। यानी कि वर्ल्ड में यानी विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं, अपने देश में भी कुछ ऐसे राज्य हैं, राज्य में भी कुछ ऐसे समाज हैं जिनमें उग्रवाद यानी कि भ्रष्टाचार, धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद
की वजह से जो निर्दयी समाज है, यानी जो निम्न धर्म है, उनको जो बड़े धर्मों के द्वारा दबा दिया जाता है आतंकवाद की वजह से, तो उनके अधिकारों के दबते या उनके अधिकारों का क्या हो जाता है, हनन हो जाता है। अब विभिन्न देशों में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जिनमें से आते हैं राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, नागरिक अधिकार और आर्थिक अधिकार। अब बताएं कि राज्य की सत्ता को सीमित कैसे करें। यानी कि सत्ता, यहाँ पे सत्ता का संबंध है शक्ति से। यानी कि अधिकारों को संविधान में शामिल किया जाता है। अपन सभी को पता है कि अधिकारों को संविधान में शामिल किया जाता है, यानी कि संविधान से अधिकारों का निर्माण हुआ है। जब तक संविधान में संशोधन नहीं होंगे तब तक अधिकारों को न तो हटाया जा सकता है, न ही घटाया जा सकता है। यानी कि संविधान में जो एक बार अधिकार शामिल हो गया, उसे न तो कानून छेड़ सकता है, न उसे कोई व्यक्ति हटा सकता है, न उनको घटा सकता है, न उनमें कमी कर सकता है। तो यानी कि किसी भी संविधान में संशोधन तब तक नहीं होगा, जब किसी भी अधिकार को तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया नहीं होगी। इसके बाद में आता है कि अधिकार प्रशासनिक अधिकारों के कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। अधिकार क्या होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाता है। कैसे, जैसे मान लो कि कोई प्रशासनिक अधिकारी है, वह ऐसे कार्य कर रहा है जो जिससे समाज को नुकसान हो रहा है, समाज के साथ कोई भ्रष्टाचार का जैसे कार्य हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो जो अधिकार हमारे को राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार दे रखे हैं, उनके द्वारा उन अधिकारियों के कार्यों पर भी क्या लगाया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब आता है कि विधानमंडल या कोई बड़ा अधिकारी भी इनका हनन नहीं कर सकता। यानी कि इन अधिकारों के माध्यम से कोई भी बड़ा अधिकारी किसी भी गरीब व्यक्ति या किसी भी विधानमंडल द्वारा किसी भी गरीब व्यक्ति का हनन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको भी जीने का, समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, संस्कृति का अधिकार है, और उनके अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अधिकार क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने का एक मात्र तरीका है। अधिकारों को सीमित अधिकार दिया जाता है कि आप बस यही कार्य कर सकते हो, आपको यही अधिकार है। आप इसके अलावा कोई अलग कार्य करोगे तो आपको उस अधिकार के लिए, उस कार्य के लिए दंड दिया जाएगा। कई देशों के कानून, संविधान नागरिकों को ये अधिकार देते हैं कि अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए अदालतों की शरण लें। अगर कोई ऐसे समाज है या कोई ऐसा वर्ग है जिनके अधिकारों, जो नागरिकों को अधिकार देते हैं और उनको वह अधिकार नहीं मिल रहे, तो वह अदालतों के सामने जाकर अपना अधिकारों की मांग रख सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि भारत में किसी व्यक्ति को अधिकार या किसी समाज को अधिकार नहीं है तो वो किसके पास जाएगा, या तो हाई कोर्ट के पास जाएगा या फिर किसके पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास है। आपको पता है कि भारत में अभी कितने हाई कोर्ट है, तो भारत में अभी 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में। और जो सुप्रीम कोर्ट है, तो किसी भी व्यक्ति को अधिकार देने का न देने का निर्णय कौन करती है, सुप्रीम कोर्ट। और कोई व्यक्ति अधिकारों की मांग करता है तो किनके पास जाएगा, भारत की जो सर्वोच्च शाखाएं होती है न्यायालय की, हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। यदि राज्य इन अधिकारों की रक्षा न करे तो इसके खिलाफ विद्रोह कर देना चाहिए। इस सिद्धांत को अमेरिका और फ्रांस ने बहुत अच्छा माना है। यानी कि अगर राज्य अधिकारों की रक्षा न करे तो इसके खिलाफ लोगों को क्या कर देना चाहिए, विद्रोह कर देना चाहिए, और कहना चाहिए कि हमारे अधिकारों की रक्षा करो, हमारे अधिकारों को क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। और इस सिद्धांत को किसने सही माना है, अमेरिका और फ्रांस ने। जो शक्तिशाली देश है ये, वह भी इस बात को मानते हैं कि अगर लोगों के अधिकारों के साथ हनन होता है तो उसके लिए अपन को क्या कर देना चाहिए, विद्रोह कर देना चाहिए। इस सिद्धांत की क्या मान्यता है कि व्यक्ति जन्म से कुछ अधिकार लेकर उत्पन्न होता है। यानी कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वह कुछ अधिकार लेता है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार मिलता है, इधर से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता अधिकार, राजनीतिक अधिकार। ये सभी अधिकार वह है जो उसको जन्म से, जब वह उसका जन्म होता है तभी से वो अधिकार उसके साथ होते हैं। और जो अधिकार होते हैं उनको किसके द्वारा सीमित कर राज्य द्वारा सीमित किया जाता है। अधिकारों को सभी समाजों में समान रूप से दिया जाता है। अधिकारों का स्वरूप समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। अब आता है सिद्धांत का महत्व। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत ने राजाओं,
की निरंकुशता को चुनौती दी और मानवीय स्वतंत्रताओं पर जोर दी। पहले क्या होता था कि एक राजा किसी राज्य का स्वामी होता था, वह अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता था, किसी को भी दंड अपने हिसाब से दे सकता था, किसी का भी दंड माफ कर सकता था, वह किसी को भी अधिकार दे सकता था, किसी का भी अधिकार छीन ले सकता था। तो वह सभी चीज़ें क्या है कि राजाओं की निरंकुशता को चुनौती दी और स्वतंत्रता पर जोर दिया प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों ने। ब्रिटेन ने निजी स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा, मताधिकार के लिए क्या किया, संघर्ष किया। क्योंकि ब्रिटेन में आपको पता है कि किसका शासन हुआ करता था, ब्रिटेन में राजाओं का शासन हुआ करता था। आपको पता है तो रानी एलिजाबेथ कहाँ की थी, वो ब्रिटेन की थी। तो ब्रिटेन में क्या होता कि राजाओं का शासन था, वो राजा अपने हिसाब से दंड दे सकता था, माफ़ कर सकता था, किसी को भी कोई भी अधिकार दे सकता था। तो वह सभी चीज़ें किसके अधीन थी, वह सभी चीज़ें एक राजा के अधीन आती थी। अब आते हैं कानूनी अधिकारों का सिद्धांत कि 19वीं शताब्दी में इसका महत्व बढ़ा, यानी कि जो 19वीं शताब्दी उनमें अधिकारों का महत्व बढ़ा। जर्मी बेंथम और जॉन ऑस्टिन ने अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा मनुष्य का कोई भी अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। अधिकार वास्तव में राज्य की क्या होती हैं, देन होती है, यानी राज्य लोगों को अपने हिसाब से अधिकार देता है, सीमित अधिकार देता है, वो जो अच्छा लगे वह अधिकार देता है। राज्य हमें जिन कामों की स्वतंत्रता दे वह हमारे क्या हो जाते हैं, अधिकार हो जाते हैं। यानी कि राज्य जिस चीज़ का अपन को अधिकार देता है कि हाँ आप इस कार्य को कर सकते हो, तो वही अपना क्या हो जाता है, वही अपना अधिकार हो जाता है। अब आते हैं जीवन, संपत्ति, परिवार, भाषण, लेखन, अधिकार कानूनी सीमाओं के भीतर उपयोग में लाया जाता है। अब अधिकार आते हैं दो प्रकार के, एक तो आता है कानूनी अधिकार, जिसमें आता है कि खास संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्राप्त और खास किस्म के कार्य। अब संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से जो अधिकार मिले वो क्या है, अपन को बोलने के अधिकार, अपन को स्वतंत्रता के अधिकार, अपन को नागरिकता के अधिकार, अपन को सामाजिक अधिकार, अपन को शिक्षा यानी कि एजुकेशन का अधिकार। ये सभी अधिकार किसके द्वारा दिया जाता है, कानून द्वारा। जबकि खास किस्म के कार्य वह अधिकार के हैं, जिसे अपन को कपड़े पहनने में वह अधिकार अपन अपने हिसाब से, उसमें कोई कानून अपना ये नहीं कर सकते कि आप ये कपड़े मत पहनो, ये पहनो। इसके बाद में आता है कि जो खाना खाते हैं उनका अधिकार, कैसे अपन को सरकार कहने आते हैं कि आप ये खाना नहीं खा सकते, आप खा सकते, ये खाओ। बस हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे अपन को सरकार खिलाफ है उस चीज़ के। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति को मारकर उसी को खा रहा है, तो क्या ये सरकार के अधिकार है? नहीं है, ये अपने अधिकार नहीं है। अपन अपनी इच्छा से अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा रह सकते हैं, अच्छा मकान बना सकते हैं। ये सभी चीज़ें खास किस्म के कार्य में आती है। पर जो कानूनी अधिकार आते हैं वे संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे कि नागरिकता के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ऐसे बहुत से अधिकार आते हैं। अब बताएं कि लॉस्की का सामाजिक लोकतांत्रिक सिद्धांत। 19वीं सदी के अंत में T.H. ग्रीन जैसे दार्शनिक ने इस सिद्धांत पर बल दिया। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, कानूनी अधिकार का सिद्धांत, दोनों में क्या है, कुछ दोष हैं। अधिकारों का केवल कानूनी पक्ष नहीं होता, अधिकारों का क्या नहीं होता, कानूनी पक्ष, इनका क्या होता है, नैतिक पक्ष भी होता है। यानी कि अधिकारों का कानूनी और नैतिक दोनों पक्ष होते हैं। व्यक्ति की उन मांगों को ही समाज या राज्य का समर्थन मिल सकता है जो नैतिक दृष्टि से क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। यानी कि राज्य, समाज या कोई देश तभी उन मांगों को समर्थन देता है जब वो समाज के हित में हो, समाज के विकास में हो, समाज की शिक्षा के क्षेत्र में हो, वह अच्छे कार्यों के समर्थन में होना चाहिए। उन चीज़ों को राज्य, समाज व देश मान्यता देता है और मान्यता देने के बाद क्या हो जाते हैं, वह चीज़ें अधिकार बन जाती हैं। अब आता है हेराल्ड लॉस्की ने अधिकारों के साथ समाजवाद और व्यक्ति की विकास की बात जोड़ दी। इसके बाद में आता है लॉस्की के अनुसार अधिकारों का महत्व, यानी कि जो लॉस्की वैज्ञानिक है उनके अनुसार अधिकारों के क्या महत्व है। अधिकारों का महत्व है कि अधिकारों का सभी के लिए समान महत्व है। समय और देश के अनुसार अधिकारों का स्वरूप बदलता है, यानी कि समय परिस्थितियों के अनुसार किसी भी देश के अधिकारों का क्या होता है, स्वरूप बदलता रहता है।
कर्तव्यों के बिना अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। जब तक अपन अपने कर्तव्यों को नहीं पूर्ण रूप से समझेंगे नहीं, तब तक अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। आवश्यक होने पर व्यक्ति राज्य का विरोध कर सकता है। हाँ, अगर राज्य कोई ऐसी चीज का ऐसा कार्य कर रहा है जिससे समाज को ऐसी पीड़ा झेलनी पड़ रही है या उनके अधिकार का हनन हो रहा है, तो आवश्यक होने पर व्यक्ति क्या कर सकता है, राज्य का विरोध कर सकता है। लॉस्की कहते हैं कि राज्य की शक्ति का उपयोग इंसान ही करते हैं, यानी कि जो राज्य की शक्तियाँ होती हैं उनका उपयोग कौन करते हैं, उनका उपयोग इंसान ही करते हैं। लॉस्की कहते हैं कि राज्य के हर आदेश को अंतिम आदेश मानना और उसके आगे सिर झुकाना अच्छे नागरिक की निशानी। लॉस्की का कहना है कि राज्य द्वारा जैसे मान लो कि कोई भी अधिकार या कोई भी कानून बना दिया गया है या कोई भी आदेश पारित कर दिया गया है और वह अंतिम आदेश है, तो उस आदेश को मानना अच्छे नागरिक की क्या होती है, एक निशानी होती है। अगर राज्य द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करेंगे कोई व्यक्ति, तो क्या वह कोई अच्छा नागरिक हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब आता है विशेष अधिकार। विशेष अधिकार में लॉस्की के अनुसार इन अधिकारों के बिना मनुष्य का क्या नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। यानी लॉस्की ने कहा गया कि ये वह अधिकार है जिनके बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति के पास ये सभी अधिकार है तो उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास हो सकता है। जिसमें फर्स्ट आता है आर्थिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, फिर आता है नागरिक अधिकार और आता है संपत्ति का अधिकार और न्यायिक सुरक्षा का अधिकार। यानी कि जिस व्यक्ति के पास ये 6 अधिकार है उसका पूर्ण रूप से क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। तो दोस्तों आज की यह क्लास थी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, पसंद करना।